बेटा, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह की कविता दूसरी। ठीक है। इस कविता के रचयिता हैं आलोक धनवा। और आलोक धनवा का थोड़ा सा जीवन परिचय हम देख लेते हैं कि आलोक धनवा का जन्म बिहार राज्य के मुंगेर ज़िले में सन 1948 में हुआ था। 1970-80 के बीच में ये जन आंदोलनों से जुड़े रहे। अल्पायु में ही इन्होंने लेखन शुरू कर दिया था। इनकी कविताएं जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुई और 25 वर्ष से कम आयु में ही इनकी कविताएं प्रकाशित होना शुरू हो गई थी। इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से ख्याति प्राप्त की थी, यानी कि बहुत प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी अपनी कविताओं के माध्यम से। ये गत 2 दशकों से सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहे। 2 दशकों तक सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में ये सक्रिय रहे। इनका कार्य क्षेत्र संपूर्ण देश था। ये जमशेदपुर में अध्ययन मंडलियों के संचालक रहे हैं और इन्होंने स्थायी रूप से कहीं नौकरी नहीं की बेटा। विश्वविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता के रूप में इन्होंने काम किया है। ठीक है। विश्वविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता के रूप में काम किया है। अब इनको जो सम्मान प्राप्त हैं वो सम्मान देख लीजिए कौन कौन से मिले हैं। इन्हें राहुल सम्मान मिला है और बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का साहित्य सम्मान एवं बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान भी इन्हें प्राप्त हुआ है। इन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है। अब इनकी रचनाएं देख लीजिए कौन कौन सी रचनाएं इनकी प्रसिद्ध हैं। जनता का आदमी, उसके बाद भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियों से प्रसिद्धि और दुनिया रोज बनती है। यह इनका काव्य संग्रह है। अब साहित्यिक विशेषता जान लेते हैं थोड़ी सी। इनकी रचनाएं सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश के इर्द गिर्द घूमती है। ठीक है। तो मुख्यतः इनकी रचनाओं में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? सामाजिक परिस्थितियां और सांस्कृतिक परिवेश आपको देखने के लिए मिलेगा। इनकी रचनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन किया जाना अभी भविष्य पर ही निर्भर है, किंतु लोगों के हृदय को छूने वाला प्रभाव प्रतिबिंबित होता है। ठीक है। अच्छा, अब इनकी जो भाषा शैली है कविताओं की, इनकी वो बिंबात्मक शैली है बेटा। अर्थात इनकी कविताओं को पढ़कर आपको ऐसा लगेगा कि ये बिंब सा, एक दृश्य सा आपकी निगाहों के सामने बन गया है। प्रभावात्मक शैली है इनकी। ठीक है। और जनजीवन को उबारने की कोशिश इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से की है। सामाजिक क्रियाकलाप, प्राकृतिक चित्रण और सांस्कृतिक परिवेश से परिपूर्ण वर्णात्मक शैली का इन्होंने प्रयोग किया है। ठीक है। यानी कि जो सामाजिक क्रियाकलाप हैं, प्राकृतिक चित्रण हैं, इनका वर्णन इन्होंने अपनी कविता के माध्यम से किया है। कविताओं के माध्यम से प्रस्तुत कविता पतंग। आलोक धनवा की कौन सी कविता हम पढ़ेंगे? पतंग। ठीक है। पतंग में जो ये कविता संग्रह से ली गई है एक, जिसका नाम था दुनिया रोज बदलती है। ठीक है। तो दुनिया रोज बदलती है कविता संग्रह है इनका, उससे ली गई है कविता है पतंग। पतंग एक दीर्घ कविता है, यानी कि बड़ी कविता है, जिसका तृतीय भाग आपकी आरोह भाग 2 पाठ्य पुस्तक में संकलित हुआ है। ठीक है। आप उसका कौन सा भाग पढ़ेंगे बेटा? तृतीय भाग इसका आप पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं कविता से। सबसे पहले मैं आपको कविता पढ़कर बता देती हूँ, उसके बाद में भावार्थ बता दूंगी। जो कठिन शब्द आएंगे उन कठिन शब्दों के अर्थ भी मैं बताती जाऊंगी। ठीक है। चलिए। सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया, सवेरा हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चे के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए, आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके
सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। बेटा इससे पहली पंक्ति में भादो मास का वर्णन है। तो भादो मास जो होता है वो सावन के बाद और अश्विन के पहले आता है, छठा महीना होता है ये हिंदी महीने का। और बौछार से मतलब है जो जब पानी सावन निकल जाता है और भादो महीना होता है तो क्या होता है, तेज़ तेज़ बौछारें पड़ती कुछ समय के लिए, ठीक है, तिरछी हवाओं के साथ में। तो उन बौछारों के बारे में बात यहाँ पर की गई है। प्रस्तुत काव्यांश आपके आरोह भाग 2 में संकलित पतंग नामक कविता से उद्धृत है। कवि का नाम आलोक धनवा है और उनकी कविता संग्रह है दुनिया रोज़ बनती है, ठीक है, उससे कि ये तृतीय भाग से लिया गया है और इसमें बाल मन की सहजता का स्वाभाविक वर्णन किया गया है। अब सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया, सवेरा हुआ। मतलब कवि के अनुसार समय परिवर्तनशील है, ठीक है, जैसे मास बदलते रहते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, समय परिवर्तित होता रहता है, ऋतुएं बदलती रहती हैं। उनके अनुसार ऋतुओं का क्रमशः आगमन होता है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। वर्षा ऋतु जाने के बाद में जो शरद ऋतु आ जाती है। अतः सावन मास में वायु के झोंकों से तिरछी होकर गिरने वाली वर्षा की तेज बूंदों के गिरने का समय और भाद्रपद मास भी बीत गया। अर्थात सावन मास के बाद जो भादों का महीना आता है वो भी बीत गया, निकल चुका है। और अब क्या होगा, तत्पश्चात यानी कि उसके बाद खरगोश की आँखों जैसा लाल सवेरा, ठीक है, किसके समान बताया गया है, सवेरे को खरगोश की आँखों के जैसा लाल बताया गया है। सावन और भाद्र मास में होने वाली वर्षा के कारण क्या होता है बेटा, आसमान साफ हो जाता है और ऐसे में जब प्रातः काल में सूरज उगता है तो वो उसका चटक लाल रंग दिखाई देता है, ठीक है, और नीले आकाश में लालिमा अलग ही दिखाई देती है, इसीलिए इसे खरगोश की आंखों से इसकी तुलना की गई है, ठीक है। शरद आया पुलों को पार करते हुए, यानी कि सर्दियों का मौसम। इसके बाद शरद ऋतु का आगमन ऐसा हुआ जैसे कि वह पुलों को पार करती हुई, यानी कि बाधाओं को पार करती हुई आ रही है। किस प्रकार आ रही है, अपनी नई साइकिल चमकाते हुए, ठीक है, जैसे वर्षा ऋतु के बाद बच्चे निकलते हैं अपनी नई नई साइकिल, चमकती हुई साइकिलें लेके, उसी प्रकार से शरद ऋतु भी चमकाती हुई अपनी साइकिलें आ रही है। आपने देखा होगा शुरू में ठंड पड़ती है तो थोड़े से क्या होता है, हमारे चेहरे पर गाल फट जाते हैं, थोड़े से ठंड थोड़ी सी ज़्यादा महसूस होती है जब शुरू पड़ना चालू होती है, तो ये उसकी एक चमक ही है। इसके बाद शरद ऋतु का आगमन होता है। ऐसी ऋतु में बच्चे के समूह अपनी नई साइकिलें, चमकने वाली साइकिलों के साथ बहुत तीव्र गति से घंटियां बजाते हुए बाहर निकलते हैं, ठीक है, घंटी बजाते हुए ज़ोर से चमकीले इशारे में बुलाते हैं और इशारा करके अपने दोस्तों को एक दूसरे को बुलाते हैं, किस लिए, पतंग उड़ाने के लिए, और झुंड के झुंड बनाकर जाते हैं, ठीक है, नए नए इशारों से बुलाते हैं एक दूसरे को। क्यों बुलाते हैं, ताकि सब मिलकर पतंग उड़ाएं अपनी आकाश में। चमकीले इशारों से बुलाते हैं, ठीक है। अर्थात कवि के अनुसार बच्चे क्या करते हैं, पतंग उड़ाने के लिए जब जाते हैं तो वह संकेतों से आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे को बुलाते हैं, ठीक है। उनकी दृष्टि में आकाश कोमल है, ठीक है। क्यों कोमल बन गया है, ताकि वे पतंग को आसमान में आसानी से उड़ा सकें। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो ऋतु है, जो प्रकृति है, वो भी किसके हिसाब से ढल गई है, वो भी बच्चों के हिसाब से ढल गई है। आकाश कोमल हो गया है, बिल्कुल उसकी दशा ऐसी हो गई है कि बच्चे आसानी से अच्छे से पतंग अपनी उड़ा सकें। उनकी दृष्टि में पतंग संसार की सबसे हल्की चीज़ है। बिल्कुल सही बात है, दुनिया की सबसे हल्की चीज़ है और रंगीन चीज़ भी है, ठीक है। वे उस कोमल आसमान में दुनिया की सबसे पतले कागज़ के रूप में पतंग को उड़ाने का प्रयत्न करते हैं। बिल्कुल, दुनिया का सबसे पतला कागज़ है पतंग जिससे बनती है, उसको उड़ाने का काम कौन कर रहा है, बच्चे कर रहे हैं, ठीक है। अब इस पतंग में एक पतली सी बाँस की कमानी लगी रहती है जिसके सहारे पतंग ऊपर उड़ती है, ठीक है।
और बच्चे जब पतंग ऊपर जाती है तो बच्चे बहुत ही खुश हो जाते हैं और खुश होकर क्या करते हैं, सीटियाँ बजाते हैं, किलकारियाँ भरते हैं, यानी कि खुशी से जो तेज़ ध्वनि निकालते हैं बेटा उसे किलकारियाँ कहते हैं। ठीक है, किलकारियाँ भरते हैं और ये पतंगें आसमान में यानी कि बिल्कुल नीले आसमान में किस प्रकार की दिखाई देती हैं, तितलियों सी दिखाई देती हैं। अब यहाँ पर मुलायम बेटा, मुलायम का अर्थ होता है नरम और कोमल। कमानी जो धनुषाकार एक लकड़ी लगी रहती है बांस की पतंग के अंदर, उसे कमानी कहते हैं। किलकारी हर्ष ध्वनि होती है, जो खुशी में हम आवाज़ें निकालते हैं, ठीक है, उसे किलकारियाँ कहते हैं। नाजुक का अर्थ होता है कोमल। और भादों के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, शरद यानी कि शरद ऋतु, ठीक है, जो ठंड के पहले थोड़ा सा हल्की ठंड जिस मौसम में पड़ती है वो, और झुंड अर्थात समूह।